अधिनायक तंत्र के गुण। अधिनायक तंत्र के गुण। अधिनायक तंत्र के गुण की बात हम करते हैं। अधिनायक तंत्र में कुछ विशेषता भी है, वो अच्छाई भी है, उनकी हम आपको चर्चा करते हैं। अभी पर यहाँ पर कुशल एवं दक्षता का शासन, कुशलता एवं कुशल शासन नंबर 1 जो आता है वो है कुशल शासन, मान सकते हो। और विकास की गतिशीलता, विकास की गति मिलती है। और नंबर 3 आता है इसका आपका संकट काल के लिए उपयुक्त है। संकट काल के लिए उपयुक्त है। इस तरह से राष्ट्रीय एकता में सहायक है। विकासशील देशों के लिए उपयुक्त है। इस तरह से आप ये मान सकते हो अधिनायक तंत्र के जो गुण हैं, यहाँ पर एक कुशल शासन के रूप में इसको मानते हैं कि वो एक कुशल शासन है। विकास को गति मिलती है, तीव्र गति से विकास होता है। संकट काल के लिए बहुत उपयुक्त शासन है, क्योंकि लोकतंत्र में अधिवेशन होता है, संसद की स्वीकृति मिलती है, उन सब बातों में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन संकट काल में तीव्र निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अधिनायक तंत्र संकट काल में उपयुक्त है। अधिनायक तंत्र में राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए शासक पूरे प्रयत्न करता है, चाहे भय के आधार पर राष्ट्रीय एकता स्थापित हो। विकासशील देशों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था है, क्योंकि इन देशों में अभी तक कोई निश्चित शासन प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए जो माइट इज राइट का सिद्धांत के आधार पर जो शक्तिशाली होता है वो अपनी शासन स्थापित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर अधिनायक तंत्र में कुछ ऐसे गुण हैं जो अन्य व्यवस्थाओं में सैद्धांतिक दृष्टि से बावजूद इन व्यवस्थाओं को अपनाने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारणों की खोज की जाए तो ये पता चलता है जिस जिस देश में निराशा, अव्यवस्था, असंतोष और अभाव था, वहीं अधिनायक तंत्र का उदय हुआ। जिन देशों में लोकतंत्र से लोग उब गए थे, अधिनायक तंत्र को अपनाया। इसके प्रमुख गुण माने जा सकते हैं कुशलता का शासन। अधिनायक तंत्र का शासन कुशलता से होता है। सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होने के कारण न केवल वह शीघ्र निर्णय करता है, अपितु निर्णयों को शीघ्रता से क्रियान्वित भी करता है। अधिनायक तंत्र में देश की विकास को गति मिलती है। यहाँ देश में एक नेता होता है, एक योजना होती है, एक ही लक्ष्य होने के कारण आर्थिक साधनों का समुचित विकास और उपयोग संभव हो पाता है। संकट काल में उपयुक्त शासन, संकट काल में अधिनायकवादी व्यवस्था सर्वोच्च रहती है। इसमें संकट का सामना करने के लिए सभी निर्णय और आदेश एक व्यक्ति के द्वारा दिए जाने के कारण आदेश में एकता बनी रहती है, जिससे समय पर उचित कार्रवाई करना सरल हो जाता है। राष्ट्रीय एकता की स्थापना अधिनायक तंत्र में अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त की जा सकती है। देशवासी वीर ऊर्जा के आधार पर अधिनायकवाद को ही राष्ट्र का मूर्तिमान स्वरूप मान लेते हैं। अतः अधिनायक तंत्र लोगों में देश प्रेम, सहयोग और त्याग की भावना जागृत करता है, उन्हें एक सूत्र में बांधता है। विकासशील देशों के लिए उपयुक्त शासन पृथ्वी विश्व के विकासशील देशों में राजनीतिक और आर्थिक
विकास की संक्रमणकालीन परिस्थितियों में अधिनायक तंत्र उपयोगी माना गया है। विकासशील देशों की मुख्य समस्या राजनीतिक अनुशासन कायम करना है, इससे अधिनायक तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है। हंटिंगटन के अनुसार विकासशील देशों में राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा आदि की वृद्धि के स्थान पर मूलभूत संस्थागत ढांचे का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए एक दलीय शासन या सैनिक अधिनायक तंत्र उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा अधिनायक तंत्र के गुणों में अनुशासन, व्यवस्था और समृद्धि। यूरोप के देशों में अधिनायक तंत्र की स्थापना के फलस्वरूप देश में सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ, अन्य उद्योग विकसित किए गए, समाज में नए आत्मविश्वास जागृत किया गया। अधिनायक तंत्र के अधीन व्यापार और उद्योग में समृद्ध हुए। कृषि या अन्य उद्योगों का सफलतापूर्वक विकास किया गया। इस तरह से इसको हम मान सकते हैं। ये अधिनायक तंत्र के गुण ग्रुप में इसको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, गुण होते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ दोष भी होते हैं। अब हम अधिनायक तंत्र के दोष के बारे में हम बात कर लेते हैं। अधिनायक तंत्र के दोष के रूप में इसको हम बात कर लेते हैं। अधिनायक तंत्र के कुछ दोष भी माने जा सकते हैं। इनको लेकर के हम ये मान सकते हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, राजवाद का समर्थन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नंबर एक जो बात आती है वो ये है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, राजवाद का समर्थन, राजवाद का समर्थन, राजवाद का समर्थन। और नंबर जो 3 बात की है वो है आपका शक्ति पर हिंसा एवं शक्ति पर हिंसा एवं शक्ति पर आधारित और नंबर 4 है इसका अस्थायी शासन। अधिनायक तंत्र की दोष के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर अधिनायक तंत्र के दोष के बारे में भी अधिनायक तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। व्यक्ति के लिए कोई किसी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि अधिनायक तंत्र के अंतर्गत एक सांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। राज्यवाद का समर्थन, राज्य की शक्ति, राज्य का समर्थन करने का प्रयास किया जाता है। हिंसा एवं शक्ति पर आधारित शासन होता है। तो पूरी तरह से शक्ति व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर पूरा कठोर नियंत्रण शक्ति के माध्यम से रखा जाता है। शासन अस्थायी शासन होता है, क्योंकि शक्ति पर शासन अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। यहाँ पर टीज ग्रीन जो कहा है, विल नॉट फोर्स द बेसिस ऑफ स्टेट। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। शक्ति से राज्य को जीता जा सकता है, लेकिन शासन की स्थापना या शासन को शक्ति के माध्यम से चलाया नहीं जा सकता है। अधिनायक तंत्र के गुणों की अपेक्षा दोषों भी अधिक हैं। जहाँ अधिनायक तंत्र अस्तित्व में आया वह लंबी अवधि तक प्रचलन में नहीं रह सका, उसके निम्नलिखित दोष माने जाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। अधिनायक तंत्र में व्यक्ति साधन मात्र बन जाता है, वह राज्य रूपी बेहद मशीन का एक ऊर्जा मात्र समझा जाता है। उसके विचार स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होता है, यह मानसिक दास्ता में जकड़ जाता है, उसकी पहल करने की भावना नष्ट हो जाती है। राज्यवाद का समर्थन। अधिनायक तंत्र राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। व्यक्ति अधिनायकवादी राज्य में दास तुल्य हो जाता है। यथार्थ में राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि
व्यक्ति राज्य के लिए है। शक्ति एवं हिंसा पर आधारित अधिनायक तंत्र का आधार हिंसा है, शक्ति है। इसमें सभी विरोधियों को बर्बरता से कुचला जाता है और इसमें हमेशा दमनकारी और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी शासन राज्य का स्थायी आधार जनता की सहमति है, ना कि उसकी बल प्रयोग, जैसे कि टी.एच. ग्रीन मानते हैं। इस शासन तंत्र में अधिनायक की स्थिति सदा अनिश्चित रहती है। वो सदा विद्रोह का डर बना रहता है। उसे अचानक मृत्यु होने या उसके विरुद्ध जन विद्रोह होने पर वह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। सत्ता का वास्तविक हकदार कौन है? इस तरह से हम लोग ये मान सकते हैं अधिनायक तंत्र की अपनी विशेषता हैं, अपने गुण हैं, अपने दोष हैं। जो पद्धति चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका संचालन किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद।